हेलो बच्चों, देखो आज अपन चैप्टर 2 के लिए वीडियो नंबर लेकर के आए हैं 33। और इस वीडियो के अंदर देखो अपन क्या करने वाले हैं। इससे पहले हमने मानव के अंदर 10 अंतःस्रावी ग्रंथियां बताई थी, तो इनमें से 5 अंतःस्रावी ग्रंथियां तो अपन क्या कर चुके हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर अपन पढ़ चुके हैं। और आज का जो वीडियो अपना उसके अंदर अपन ये शेष जो बची हुई 6 ग्रंथियां हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि इस वीडियो के अंदर अपन थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, वर्षण ग्रंथि और जो अंडाशय ग्रंथि है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये 5 वाली जो ग्रंथियां हैं इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर अपन पढ़ चुके थे। तो स्टार्ट करते हैं अपन। कौन सी ग्रंथि से स्टार्ट करेंगे आज? थाइमस ग्रंथि से। तो आज अपन ग्रंथि लेने वाले हैं। कौन सी ग्रंथि लोगे? 6 नंबर की ग्रंथि लेते हैं, थाइमस ग्रंथि। ठीक, तो देखो पहली स्थिति की बात करते हैं अपन इसकी। वही ये पाई कहां जाती है? तो ये हमारी जो श्वास नलिका अंतिम छोर है उसके नीचे पाई जाती है, हृदय और महाधमनी के ऊपर की ओर। कहां पाई जाती है? जो हृदय और महाधमनी उसके ऊपर, और जो श्वास नलिका अंतिम छोर है उसके नीचे की तरफ ये पाई जाती है। तो पहली बात अपन इसके लिए ये लिखेंगे, यह ग्रंथि हृदय व धमनी के ऊपर स्थित होती है। तो स्थिति की बात अपन ने करी कि ये कहां पाई जाती है, तो ये हृदय और धमनी के ऊपर क्या होती है? स्थित होती है। दूसरी बात देखिए, देखो बाल्यकाल अवस्था में ये जो ग्रंथि होती है इसका आकार बड़ा होता है, लेकिन जैसे ही यौवनारंभ आता है तो इस ग्रंथि का आकार धीरे धीरे छोटा होने लग जाता है, यानी कि ये संकुचित होने लग जाती है। और वृद्धावस्था तक पहुंचते पहुंचते इसका आकार जो होता है बहुत ही छोटा रह जाता है। तो दूसरी बात अपन क्या लिखे यहां पर, यह ग्रंथि बाल्यकाल में सर्वाधिक विकसित होती है। बाल्यकाल में सर्वाधिक विकसित होती है तथा यौवनारंभ के बाद इसका आकार छोटा होता जाता है तथा यह ग्रंथि सिकुड़ जाती है। यह ग्रंथि क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। तीसरी बात देखो, हमारा शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब है कि वो तंत्र जो कि हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने वाले जो रोगाणु हैं उनको मारता है। तो उस प्रतिरक्षा तंत्र का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है थाइमस ग्रंथि। प्रतिरक्षा तंत्र का महत्वपूर्ण अंग कौन माना जाता है? थाइमस ग्रंथि माना जाता है। इसके अलावा दूसरी बात, हमने श्वेत रक्त कणिकाओं के अंदर बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और प्राकृतिक मारक कोशिकाएं ऐसे प्रकार पढ़ रखे हैं। तो उनमें से जो टी लिम्फोसाइट होता है उसका प्रशिक्षण केंद्र भी होता है थाइमस ग्रंथि।
देखो थाइमस ग्रंथि जो है उसका नाम जो है टी से शुरू होगा, तो जो टी लिम्फोसाइट है उसका प्रशिक्षण केंद्र भी कौन होता है, थाइमस ग्रंथि होती है। तो यहां पर अपन तीसरी बात क्या लिख देते हैं कि थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र का प्रमुख अंग तथा टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र होती है। तो थाइमस ग्रंथि क्या होती है, एक तो प्रतिरक्षा तंत्र का प्रमुख अंग होती है, और दूसरी बात क्या है कि ये जो टी लिम्फोसाइट होता है, क्या टी लिम्फोसाइट होता है उसका क्या होती है, ये प्रशिक्षण केंद्र होती है। ठीक है, अच्छा देखिए अब इस थाइमस ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है और उस हार्मोन को अपन बोलते हैं थाइमोसिन, जो कि एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। तो देखो थाइमस ग्रंथि थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन स्रावित करती है। यह हार्मोन लिम्फोसाइट को जीवाणु तथा उनके प्रतिजन को नष्ट करने के लिए प्रेरित करता है। यह हार्मोन क्या करता है, जीवाणु और उनके प्रतिजन को नष्ट करने के लिए लिम्फोसाइट को क्या करता, प्रेरित करता है। अब देखिए आप मेरी बात सुनिए ध्यान से। थाइमोसिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड हार्मोन का मतलब है कि ये प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, दो प्रकार के लिम्फोसाइट होते हैं। तो ये लिम्फोसाइट को क्या करता है, एक तो जीवाणु, ये लिम्फोसाइट कोशिकाएं क्या करती है, जीवाणु को मारती है, लेकिन इनको प्रेरित तो कौन करेगा ऐसा करने के लिए, जो थाइमोसिन हार्मोन है, ये हार्मोन क्या करेगा, इसको प्रेरित करेगा। तो जीवाणु जो होते हैं उसको मारने के लिए प्रेरित करता है, और जीवाणु जो विषैला पदार्थ हमारे शरीर के अंदर छोड़ते हैं उन्हें अपन बोलेंगे प्रतिजन। जीवाणु हमारे शरीर के अंदर जो विषैला पदार्थ छोड़ते हैं उनको क्या बोला जाता है, प्रतिजन बोला जाता है। तो प्रतिजन को नष्ट करने के लिए भी यही हार्मोन क्या करता है, लिम्फोसाइट को प्रेरित करता है। तो देखो मुख्य मुख्य बातें आपको बता दी है मैंने। थाइमस ग्रंथि, तो ये ग्रंथि हृदय और धमनी के ऊपर स्थित है। जैसा मैंने आपको बताया कि श्वास नली के अंतिम छोर पर नीचे की तरफ ये ग्रंथि स्थित होती है, तो उसके जस्ट नीचे ही हृदय और महाधमनी जो होती है वो पाई जाती है। इसको धमनी की जगह आप महाधमनी लिख लेना, ये महाधमनी, ठीक है ना, धमनी की जगह महाधमनी कर लेना इसको। दूसरी बात क्या बताई कि ये ग्रंथि बाल्यकाल में सर्वाधिक विकसित है और यौवनारंभ के पश्चात इसका आकार धीरे धीरे छोटा होने लग जाता है, यानी कि ये ग्रंथि क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। अच्छा, थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र का प्रमुख अंग और टी लिम्फोसाइट का क्या होती है, प्रशिक्षण केंद्र होती है, यानी कि इसको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है कि जीवाणु को कैसे मारा जाता है। इस बात की ट्रेनिंग टी लिम्फोसाइट को कौन देगा, थाइमस ग्रंथि देगी।
थाइमस ग्रंथि एक हार्मोन स्रावित करेगी, हार्मोन का नाम क्या है, थाइमोसिन, और ये हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन है, मतलब प्रोटीन का बना होता है, और ये हार्मोन लिम्फोसाइट को, जीवाणु और उनके प्रतिजन को क्या करती है, नष्ट करने के लिए प्रेरित करती है। तो इन बातों को नोट करो। फिर अगली ग्रंथि लेते हैं, अग्नाशय ग्रंथि। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। ठीक है, मिटा रहा हूं। हाँ जी, तो अगली ग्रंथि अपन लेते हैं, 7 नंबर की ग्रंथि हो जाएगी ये। कौन सी ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि। तो पहली बात ये ध्यान रखना कि अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है ये, एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। थोड़ा स्थिति के बारे में अपन देखते हैं इसकी। तो पाचन तंत्र के अंदर अपन ने पहले ये ग्रंथि पढ़ रखी है। वहां पर पाचन तंत्र के अंदर यही ग्रंथि थी जो कि अग्नाशय रस स्त्रावित कर रही थी, और इसकी संरचना अपन ने पहले भी थोड़ी बहुत पढ़ रखी है। हमने ये कहा था भाई इसके अंदर छोटी छोटी पालिकाएं पाई जाती है, छोटे छोटे क्या होते हैं इसके अंदर, पिंड पाए जाते हैं। किस ग्रंथि के अंदर, अग्नाशय ग्रंथि के अंदर। यदि आप स्थिति देखें इसके, तो ये तो आमाशय है और ये छोटी आंत्र। तो आमाशय और छोटी आंत्र के बीच में ये ग्रंथि क्या होती है, स्थित होती है। जो अग्नाशय ग्रंथि है वो कहां स्थित होती है, आमाशय। ये तो क्या है, आमाशय है, और ये क्या है, छोटी आंत्र है। तो ये ग्रंथि कहां स्थित होती है, आमाशय और छोटी आंत्र के बीच में स्थित होती है। ये कौन सी ग्रंथि आ गई आपकी, अग्नाशय ग्रंथि आ गई। ठीक है ना। तो ये जो अग्नाशय ग्रंथि है, इसकी जो पालिकाएं होती है, उस पालिका की संरचना अपन पढ़ेंगे। पालिकाओं को अलग से निकाल करके उसकी जो आंतरिक संरचना होती है उसके बारे में अपन क्या करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। तो इसकी अंदर की स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं। एक जो पालिका है उसको अपन ने लिया, उसकी आंतरिक संरचना अपन देख रहे हैं उसको बड़ा करके। तो देखो कुछ इस तरीके की संरचना उसकी होती है।
हाँ जी, तो कुछ इस तरीके की जो अग्नाशय की एक पाली है उसकी संरचना होती है। तो यहां पर देखो आप बाहर की ओर इस तरीके से ये जो कोशिकाओं के समूह हैं ये दिख रहे हैं, इन कोशिकाओं को बोला जाता है एसिनाई। एसिनाई कोशिकाएं इनको बोला जाता है, और ये अग्नाशय ग्रंथि का बहिस्त्रावी भाग बनाती है और अग्नाशय रस का निर्माण करती है, अग्नाशय रस का स्त्रवण करती है। अब देखो अग्नाशय ग्रंथि के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सबको आपस में जोड़ने का कार्य कौन करेगा? संयोजी ऊतक करेगा। तो यहां पर क्या होता है, इस तरीके से संयोजी ऊतक भरा हुआ रहता है। संयोजी ऊतक के अंदर रक्त वाहिनियां, रक्त और भी कई प्रकार की जो संरचनाएं हैं वो क्या होती है, पाई जाती हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से यहां पर संयोजी ऊतक भरे हुए रहते हैं जिसके अंदर रक्त वाहिनियां हैं, रक्त है और भी कई सारी चीजें क्या होती है, भरी हुई रहती है। और ये क्या है, एसिनाई है बीच बीच में, जो कि क्या करेंगे, इसका बहिस्त्रावी भाग बनाएंगे और अग्नाशय रस का निर्माण करेंगे। अब देखो क्या होता है कि ये जो संयोजी ऊतक है इसके बीच में क्या होता है कि अंतःस्त्रावी ग्रंथियों की जो कोशिकाएं हैं वो पाई जाती है। अंतःस्त्रावी कोशिकाओं का समूह बीच में पाया जाता है और उस समूह को अपन बोलते हैं लैंगरहैंस की दीपिकाएं या लैंगरहैंस दीप। तो संयोजी ऊतक के बीच में क्या होता है कि अंतःस्त्रावी कोशिका का समूह होता है और उस समूह को अपन क्या नाम देते हैं, लैंगरहैंस की दीपिकाएं या लैंगरहैंस दीप। लैंगरहैंस की दीपिकाएं या लैंगरहैंस द्वीप। ठीक है। तो देखो ये जो घेरा मैंने बना रखा है ये वास्तव में क्या है, अंतःस्त्रावी कोशिकाओं का समूह का घेरा है। और इस घेरे को आप क्या बोलोगे, लैंगरहैंस की दीपिकाएं या लैंगरहैंस द्वीप। तो इस लैंगरहैंस द्वीप के अंदर क्या होता है कि 3 प्रकार की कोशिकाएं आपको देखने को मिलती है। तो 3 प्रकार की कोशिकाएं अपन इसके अंदर बनाते हैं। तो ये कोशिकाओं का पूरा समूह तो क्या है, लैंगरहैंस की दीपिका है। ये लैंगरहैंस द्वीप या लैंगरहैंस की दीपिका, ये पूरा समूह। ठीक है। तो इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं। तो देखो कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, जो मैंने रेड कलर में दिखाई है इनको तो मैं नाम दे देता हूं अल्फा कोशिकाएं। अल्फा कोशिका, देखो ये अल्फा का निशान होता है ऐसा, अल्फा का निशान है ये। ठीक है। दूसरी देखो जो मैंने ब्लैक कलर में दिखाई है ये है बीटा कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं हैं ये, बीटा कोशिकाएं हैं। तो ये बीटा का निशान होता है ऐसा,
ये किसका निशान है? बीटा का निशान है। ठीक है। और इसके अलावा तीसरे प्रकार की कोशिकाएं भी होती है जिन्हें अपन बोलते हैं गामा या डेल्टा कोशिकाएं। गामा या डेल्टा कोशिकाएं। ठीक है। ये गामा का निशान होता है ऐसा, और ये डेल्टा का निशान होता है। गामा को तो कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, पर ये तो क्या है? गामा है, और ये क्या है? डेल्टा है। ग्रीक अक्षर है ये सारे के सारे। तो इस तरीके से कोशिकाओं को हमने क्या कर दिया? नाम दे दिया अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं और डेल्टा या गामा कोशिकाएं। तो अब आप देखो इसमें कि दो कोशिकाओं के बारे में बता रहा हूं, एक तो अल्फा कोशिका और दूसरी कौन सी कोशिका? बीटा कोशिका। तो अल्फा कोशिकाओं की बात करता हूं, अल्फा सेल्स, अल्फा कोशिकाएं। तो अल्फा कोशिकाएं एक हार्मोन स्रावित करती है, ग्लूकेगोन। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? ग्लूकेगोन नाम का हार्मोन स्रावित करती है। और दूसरी कोशिकाएं आपने ली है बीटा कोशिकाएं। तो बीटा कोशिकाएं जो होती है ये एक हार्मोन स्रावित करती है, इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है। कौन सी कोशिकाएं? बीटा कोशिकाएं। ठीक है। तो देखो ये ग्लूकागोन, इंसुलिन हार्मोन दोनों हमारे शरीर के अंदर क्या करते हैं कि जो रक्त में ग्लूकोज होती है उसकी मात्रा का नियंत्रण करता है। देखो ग्लूकागोन क्या करता है? ग्लाइकोजन होता है पेशियों के अंदर। ग्लाइकोजन कहां होता है? पेशियों के अंदर संचित होता है। पेशियों में संचित रहता है। ठीक है। अब ये जो ग्लूकागोन हार्मोन है ये क्या करता है कि ये जो ग्लाइकोजन है इसको ग्लूकोज में बदल करके रक्त में घोल देता है। किसमें घोल देता है? रक्त में घोल देता है। तो ऐसा होने से क्या होगा? रक्त में जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। अब ये इंसुलिन हार्मोन इससे उल्टा काम करता है। यदि रक्त में ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में आ गया है तो वे उससे उल्टा काम करना चालू करेगा। ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? ग्लूकोज जो है उसको ग्लाइकोजन में बदलता है। किस में बदलता है? ग्लाइकोजन के अंदर इसको ये क्या कर देता? बदल देता है। ग्लूकोज रक्त में घुलनशील होता है, रक्त में घुला हुआ रहता है, जबकि ग्लाइकोजन किस में जाकर के संचित होगा? वापस पेशियों में संचित हो जाएगा। कहां संचित हो जाएगा? पेशियों के अंदर संचित हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये दोनों जो हार्मोन है इंसुलिन और ग्लूकागोन, ये दोनों हार्मोन क्या करेंगे? रक्त के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसकी मात्रा का ये नियमन करते हैं। इसके बाद में आप देखो कि जैसे मान लीजिए इंसुलिन हार्मोन जो होता है शरीर के अंदर आवश्यकता से कम स्रावित हो रहा है, तो क्या होगा कि रक्त में जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगा। तो रक्त का सारा ग्लूकोज कहां रहेगा? रक्त के अंदर ही रहेगा। तो ऐसी स्थिति में रक्त में क्या हो जाता है? ग्लूकोज की जो मात्रा है वो सामान्य से ज्यादा हो जाती है। तो ग्लूकोज जो होता है वो मूत्र के साथ में छन करके रक्त से बाहर निकलना चालू कर देता है। तो मूत्र के अंदर भी जो ग्लूकोज होता है उसकी मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है। तो यहां पर एक बात अपने को याद रखनी है। क्या याद रखोगे? कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज
मेलिटस नामक रोग हो जाता है, नामक रोग हो जाता है। हाँ, तो अब अपन पूरी बात को दोबारा समझते हैं, पूरी चीजों को देखो भाई। हमने कहा कि अग्नाशय ग्रंथि जो है एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है, यानी कि यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों के ही समान क्या करती, कार्य करती है। फिर आगे हमने कहा कि जो अग्नाशय ग्रंथि होती है वो आमाशय और छोटी आंत्र के बीच में स्थित होती है, और इस ग्रंथि के अंदर क्या होती है कि छोटी छोटी क्या पाई जाती है, पालिकाएं पाई जाती है। तो हमने ये कहा कि इस पालिकाओं के जो संयोजी ऊतक है उसके बीच बीच में अंतःस्रावी कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। इन संयोजी ऊतक के बीच बीच में अंतःस्रावी कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, और उन कोशिकाओं के समूह को अपन ने क्या बोला, लैंगरहैंस की दीपिकाएं या लैंगरहैंस दीप। तो ये इस चित्र के अंदर हमने बता दिया लैंगरहैंस दीप या लैंगरहैंस की दीपिकाएं। तो देखो इस लैंगरहैंस की दीपिका के बाहर की ओर तो क्या होते हैं कि एसिनाई कोशिकाएं पाई जाती है, और ये एसिनाई कोशिकाएं इस अग्नाशय ग्रंथि की बहिःस्रावी भाग का निर्माण करती है, और ये अग्नाशय रस का क्या करती है, निर्माण करती है। और लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं हैं वो क्या करती है, इसका जो अंतःस्रावी भाग है उसका निर्माण करती है। तो इस लैंगरहैंस की दीपिका के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं हमने बताई है। एक तो पाई जाती है अल्फा कोशिकाएं, ये अल्फा का संकेत होता है ऐसा ना। दूसरी हमने बताई है बीटा कोशिकाएं, है ना, तो बीटा का ये संकेत बताया मैंने। और एक बताई गामा या डेल्टा कोशिकाएं, तो ऐसा तो गामा का संकेत होता है और ऐसा डेल्टा का संकेत होता है। तो ये 3 प्रकार की कोशिकाएं इनमें पाई जाती है। तो आगे हमने कहा कि इसमें जो अल्फा कोशिकाएं हैं वो तो ग्लूकागोन नामक हार्मोन का निर्माण करती है, और ये ग्लूकागोन क्या करता है, पेशियों में जो ग्लाइकोजन संचित होता है उसको ग्लूकोज में बदलने का कार्य ये करता है। ग्लाइकोजन पेशियों में संचित होता है, लेकिन जब इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदला जाएगा तो ये रक्त में क्या होगा, घुल जाएगा। देखो वास्तव में होता क्या है कि हमारे शरीर में जितना भी ग्लूकोज जाता है वो ऊर्जा उत्पादन के लिए काम आता है, लेकिन हमारे शरीर में ऐसी व्यवस्था है कि जो अतिरिक्त ग्लूकोज है, यानी कि जो ऊर्जा उत्पादन में काम नहीं आया है, उसको पेशियों में संचित कर लिया जाता है ग्लाइकोजन के रूप में। जब आवश्यकता पड़ती है तो वहां से उस ग्लाइकोजन को वापस रक्त में घोल करके ग्लूकोज में बदल करके उपयोग में ले लिया जाता है। तो यहां पर जो ग्लूकागोन हार्मोन है ये क्या करेगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलेगा, यानी कि पेशियों में जो ग्लाइकोजन संचित है उसको किस में बदल देगा, ये ग्लूकोज में बदल करके रक्त में घोल देगा। और जो बीटा कोशिकाएं हैं वो इंसुलिन हार्मोन का स्त्रवण करती है, और इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, रक्त में यदि ग्लूकोज ज्यादा है तो उसको वापस ये किस में बदल देता है, ग्लाइकोजन में बदल करके पेशियों में संचित कर देता है। तो इस तरीके से ये ग्लूकागोन हार्मोन और ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये दोनों सम्मिलित रूप से क्या करते हैं, रक्त में जो ग्लूकोज है या शर्करा है या कार्बोहाइड्रेट है उसकी मात्रा का क्या करते हैं, नियमन करते हैं। ये ग्लूकागोन हार्मोन तो क्या करेगा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करता है, और इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को घटाने का कार्य करता है, क्योंकि ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल करके पेशियों में संचित करेगा तो ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी, रक्त में घटेगी। अब एक बात है, हमने कहा कि यदि मान लीजिए इंसुलिन आवश्यकता से कम मात्रा में स्रावित हो रहा है तो रक्त में किसकी मात्रा बढ़ेगी, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, और उस रोग को अपन ने नाम दिया है मधुमेह नाम का रोग। इसको अंग्रेजी में अपन बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। देखो डायबिटीज 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है डायबिटीज इंसिपिड्स। डायबिटीज इंसिपिड्स में तो क्या होता है, मूत्र त्याग करने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है, तो वो वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग है, जिसमें क्या होता है, मूत्र जो है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। जबकि हम देख रहे हैं यहाँ पर डायबिटीज मेलिटस, तो इस डायबिटीज मेलिटस के अंदर क्या होता है, जो मूत्र होता है उसमें ग्लूकोज की मात्रा जो होती है वो सामान्य से ज्यादा होती है। जो डायबिटीज मेलिटस है उसमें ग्लूकोज की मात्रा क्या होती, मूत्र के अंदर ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, सामान्य से ज्यादा हो जाती है। तो इस रोग में क्या होता है कि रक्त और जो मूत्र होता है दोनों के अंदर ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह
या डायबिटीज मेलिटस नाम का रोग होता है और इस रोग के उपचार के लिए रोगी को क्या किया जाता है, बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो बातें हैं इनको आप नोट करिए। उसके बाद में अगली ग्रंथि अपन लेंगे अधिवृक्क ग्रंथि। वीडियो को पॉज करो, नोट करो। ठीक है, तो मिटाने जा रहा हूं अब मैं। तो अब 8वें नंबर की ग्रंथि अपन ले लेते हैं, जिसको क्या बोला अपन ने, अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि को अपन और नाम क्या देते हैं, एड्रिनल ग्रंथि। तो एड्रिनल ग्रंथि की स्थिति देखते हैं। पहले तो हमारे शरीर के अंदर क्या होते हैं, वृक्क होते हैं 2। ठीक है, तो ये जो वृक्क है इन्हीं के ऊपर टोपी के रूप में ये जो ग्रंथि होती है कुछ इस तरीके से स्थित होती है। तो ये तो आपके क्या हो जाते हैं, वृक्क हो जाते हैं, और इन्हीं के ऊपर ये टोपी के रूप में जो ग्रंथि स्थित है इसी को अपन क्या बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसको, अधिवृक्क ग्रंथि इनको बोला जाता है। ठीक है, तो ये टोपी के रूप में यहां पर जो ग्रंथि स्थित है वो क्या है, अधिवृक्क ग्रंथि। तो देखो इसमें क्या दिख रहा है आपको, पहली चीज तो भाई ये ग्रंथि क्या होती है, एक जोड़ी होती है, यानी कि संख्या में कितनी होती है, 2 होती है। तो पहली चीज तो अपन क्या लिख दे कि यह ग्रंथि एक जोड़ी होती है। एक जोड़ी होती है। दूसरी बात देखो क्या बताएं कि ये ग्रंथि वृक्क के ऊपर स्थित है, इसीलिए इसका नाम क्या है, अधिवृक्क ग्रंथि है। तो वृक्क के ऊपर स्थित है ये, और इसीलिए इनका नाम क्या है, अधिवृक्क ग्रंथि। तो लाइन क्या लिखोगे यहां पर कि यह ग्रंथि वृक्क के ऊपर स्थित होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता, अधिवृक्क ग्रंथि बोला जाता है। ठीक है, दूसरी चीज देखो कि यह ग्रंथि जो होती है 2 प्रकार के हार्मोन स्त्रावित करती है। कितने प्रकार के हार्मोन स्त्रावित करती है, 2 प्रकार के हार्मोन स्त्रावित करती है। तो देखो पहला हार्मोन है एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन हार्मोन। पहला प्रकार का हार्मोन कौन सा है, एड्रिनलिन हार्मोन या एपिनेफ्रिन हार्मोन। और दूसरा जो प्रकार का हार्मोन है वो है नॉर एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन। नॉर एड्रिनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन। तो देखो ये दोनों जो हार्मोन होते हैं ये क्या करते हैं, शरीर के अंदर जो आपातकालीन परिस्थिति आती है, आपातकालीन परिस्थिति का क्या मतलब होता है, शरीर में जो आपातकालीन परिस्थिति है उसका मतलब है जैसे लड़ाई झगड़े वाली स्थिति आ जाए, अचानक आपके सामने कोई बड़ा सारा सांप आ जाए, तो वो शरीर के लिए क्या है, आपातकालीन स्थिति है, यानी कि जहां पर करो या मरो वाली स्थिति आ जाए। तो ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, शरीर की आपातकालीन परिस्थिति में सुरक्षा करने का कार्य करते हैं, इसलिए इन दोनों हार्मोनों को अपन बोलते हैं आपातकालीन हार्मोन। क्या बोला जाता है, आपातकालीन हार्मोन। तो यहां पर एक लाइन अपन ये लिख लेते हैं कि यह दोनों प्रकार के हार्मोन शरीर को आपातकालीन
परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करते हैं इसलिए इन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। क्या बोला जाता है? इनको आपातकालीन हार्मोन बोला जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब आपातकालीन परिस्थिति आती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, सामने अचानक से कोई सांप आ जाता है, तो क्या होता है उस समय हमारी हृदय स्पंदन बढ़ जाती है, श्वसन दर भी बढ़ जाती है, आंख की जो पुतलियां हैं वो फैल भी सकती हैं। तो देखो हृदय स्पंदन दर, रक्तदाब भी ले लेता हूं मैं, रक्तदाब, श्वसन दर, पुतलियों का फैलाव, इन सारी चीजों को कौन नियंत्रित करता है? ये दोनों जो हार्मोन है ये नियंत्रित करते हैं। जब आपातकालीन परिस्थिति आती है तो उस समय हृदय स्पंदन दर, रक्तदाब, श्वसन दर और पुतलियों का जो फैलाव है उनको ये हार्मोन जो होते हैं ये क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। तो देखो हमने अंतःस्रावी जो ग्रंथि है उसमें 8वां प्रकार अधिवृक्क ग्रंथि का पढ़ा है, एड्रिनल ग्रंथि का पढ़ा है। तो इसमें पहली बात अपन ने क्या बताई कि यह ग्रंथि एक जोड़ी होती है। ये जो ग्रंथि है वृक्क के ऊपर स्थित होती है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है? अधिवृक्क ग्रंथि नाम दिया गया है। ठीक है, एक जोड़ी का मतलब संख्या में 2 है। फिर हमने कहा भाई ये जो ग्रंथियां हैं 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है, एड्रिनलिन हार्मोन या एपिनेफ्रिन हार्मोन, दूसरा नोर एड्रिनलिन हार्मोन या नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन। तो ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं? शरीर को आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करते हैं, शरीर को आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार करते हैं, इसलिए इन दोनों हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन बोला जाता है। तो ये हार्मोन क्या करते हैं? जब आपातकालीन परिस्थिति आती तो उस समय हृदय स्पंदन दर, रक्तदाब, श्वसन दर और पुतलियों के फैलाव को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि जैसे ही सामने ऐसी आपातकालीन परिस्थिति आ गई, जैसे अचानक मान लीजिए वो सांप आ गया, तो उनकी हृदय स्पंदन दर बहुत ज्यादा हो जाती है और कई बार तो उनका जो हार्ट है वही फेल हो जाता है, हृदय जो है वही फेल हो जाता है और उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर ये दोनों हार्मोन ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाए थे, इसलिए वो उस आपातकालीन परिस्थिति से ठीक प्रकार से निपट नहीं पाया और उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लेकिन यदि ये हार्मोन ढंग से उसके शरीर में काम कर रहे हैं तो व्यक्ति काफी मजबूत होगा भावात्मक रूप से, और वो हर आपातकालीन परिस्थिति, कठिन से कठिन परिस्थिति है, उससे आसानी से क्या कर लेगा? सामना कर लेगा। तो ये 8वें नंबर की ग्रंथि है। इसके बाद में 2 ग्रंथियां अपन लेंगे, वर्षण ग्रंथि और अंडाशय ग्रंथि। तो इनको नोट करो। तो उतार लिया होगा आपने, अब मिटा रहा हूं मैं इनको भी। तो अब अपन क्या करते हैं? बची हुई लास्ट 2 ग्रंथियां हैं उनको लेते हैं। तो देखो 9 नंबर की जो ग्रंथि है वो तो अपन ले लेते हैं वर्षण ग्रंथि, और 10 नंबर की ग्रंथि अपन क्या लेंगे? अंडाशय। तो दोनों को साथ में ही ले लेते हैं। तो देखिए
सबसे पहले मैं वर्षण ग्रंथि की बात करता हूं तो इसके लिए क्या लिखते हैं अपन, देखो पहली चीज क्या लिखेंगे, यह ग्रंथि एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। जो केवल नर में पाई जाती है। जो केवल कहां पाई जाती है, नर के अंदर पाई जाती है। दूसरी बात देखो क्या है, यह ग्रंथि एक लैंगिक अंग है। क्या है, ये एक लैंगिक अंग है। तीसरी बात देखो क्या है, यह ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्त्रावित करती है। अब देखो यह हार्मोन क्या करता है, यह हार्मोन नर के लैंगिक अंगों के विकास तथा शुक्राणु निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है। तथा शुक्राणु निर्माण की क्रिया को क्या करता है, प्रेरित करता है। तो देखो हमने वर्षण ग्रंथि के बारे में क्या जाना कि पहली बात तो क्या है कि ये एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि जो केवल नर में पाई जाती है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियों के समान कार्य करती है। तो देखो इसका जो अंतःस्रावी भाग होता है वो तो क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन है उसको स्रावित करता है, जबकि इसका बहिःस्रावी भाग जो होता है वो किसका निर्माण करता है, शुक्राणुओं का निर्माण करता है। दूसरी बात देखो ये ग्रंथि क्या है, एक लैंगिक अंग है। नर के अंदर अपन ने प्राथमिक जो लैंगिक अंग है उसके अंदर क्या पढ़े थे, वर्षण ही पढ़े थे। तो ये ग्रंथि क्या है, एक प्रकार का लैंगिक अंग है जो शुक्राणुओं का निर्माण करती है। तो देखो वर्षण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करती है और ये ग्रंथि, ये हार्मोन जो है क्या कार्य करता है, एक तो नर के जो लैंगिक अंग है उनके विकास को और दूसरा शुक्राणु के निर्माण को क्या करती है, प्रेरित करती है। अब बात करते हैं अपन अंडाशय की, तो कुछ सेम सेम सी बातें आएगी, लेकिन ये क्या होती है, मादा के अंदर पाई जाती है। तो अपन ऐसा ही लिखेंगे, यह ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है जो केवल मादा में पाई जाती है। जो केवल कहां पाई जाती है, मादा में पाई जाती है। दूसरी बात देखो कि यह ग्रंथि भी क्या है, एक लैंगिक अंग है। यह ग्रंथि एक लैंगिक अंग है। तो यह ग्रंथि क्या है, एक लैंगिक अंग है। अब यह ग्रंथि क्या करती है, दो हार्मोन स्रावित करती है। तो देखो यह ग्रंथि एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन
एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्त्रावित करती है, स्त्रावित करती है। अब देखो ये दोनों हार्मोन क्या करती है, यह हार्मोन मादा के लैंगिक अंगों के विकास, मासिक धर्म या मासिक चक्र लिख देता हूं यहां पर, मासिक चक्र का आना तथा गर्भ का रक्षण, रक्षण की जगह आप अनुरक्षण भी बोल सकते हैं, अनुरक्षण आदि क्रियाओं को प्रेरित करते हैं, आदि क्रियाओं को प्रेरित करते हैं। तो देखो क्या क्या बातें लिख दी हमने। पहली बात ये बताई कि जो अंडाशय होता है वो क्या होता है, एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि होता है, यानी कि ये अंतःस्त्रावी और बहिस्त्रावी दोनों के ही समान कार्य करता है। तो इसका अंतःस्त्रावी भाग तो क्या करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन स्त्रावित करता है, जबकि इसका बहिस्त्रावी भाग क्या करता है, मादा युग्मक अंडाणु या अंड कोशिका का निर्माण करता है। तो अंडाशय ग्रंथि केवल मादा में पाई जाती है और वर्षण ग्रंथि केवल किसमें पाई जाती थी, नर में पाई जाती। दूसरी बात क्या है कि ये ग्रंथि भी क्या है, एक लैंगिक अंग है। तो मादा के अंदर जो प्राथमिक लैंगिक अंग है उसके अंदर अपन ने पढ़ा था अंडाशय, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक लैंगिक अंग है। तो अंडाशय ग्रंथि क्या करेगी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है, और ये हार्मोन क्या करेगा, एक तो मादा के जो लैंगिक अंग है उसके विकास को प्रेरित करता है। इसके अलावा मासिक चक्र का आना, मादा के अंदर अंडाशय जो होता है प्रति माह एक अंडे का मोचन करता है, तो वो क्रिया होती है मासिक चक्र। तो मासिक चक्र का आना, गर्भ का अनुरक्षण, यानी कि माता के गर्भाशय के अंदर कोई गर्भ है तो उसकी रक्षा करना, उसका अनुरक्षण करना, ये आदि क्रियाएं जो है कौन प्रेरित करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेरित करता है, ठीक है। तो ये दोनों ग्रंथियां हो गए। अब दोनों ग्रंथियों में जो हार्मोन है, देखो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इनके लिए कुछ अलग नाम दिए गए हैं। तो एक बात आपको लिखनी है, और देखो कौन कौन से हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, फिर आगे कौन सा हार्मोन है, एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन हार्मोन, और कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। को लिंग हार्मोन या स्टीरॉयड हार्मोन कहते हैं। क्या बोला जाता है इनको, लिंग हार्मोन या स्टीरॉयड हार्मोन इनको बोला जाता है, क्योंकि ये लैंगिक क्रियाओं से संबंधित है, इसलिए इनको लिंग हार्मोन या स्टीरॉयड हार्मोन भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी है भाई, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है को लिंग हार्मोन या स्टीरॉयड हार्मोन बोला जाता है। तो वीडियो को पॉज करो और इन बातों को भी आप नोट कर लीजिए।
ठीक है, तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। आज आपका चैप्टर 2 जो है कंप्लीट हो गया है। आपकी बुक का सबसे बड़ा चैप्टर था ये, और बोर्ड एग्जाम में ये 6 अंक का पूछा जाता है। इसमें 6 अंक के प्रश्न आते हैं। कितने अंक का प्रश्न पूछा जाता है? इसमें से 6 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें से एक तो बड़ा वाला क्वेश्चन आता है, तो काफी बड़ा चैप्टर था, तो अच्छे से तैयार करना। 6 अंक लेकर के चलता। आपकी बुक का सबसे ज्यादा जो नंबर है वो इसी चैप्टर के हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और कि यदि आपको वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है, कोई अक्षर समझ में नहीं आ रहे हैं, तो कमेंट करके बताएं मुझे, मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी स्टडी करते रहिए।